हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी कैसे पहुंची इसके बारे में हमें अध्ययन करना है, जानकारी लेनी है। इस चैप्टर में हम लोग देखना है कि मुगल बादशाहों में सबसे जो पावरफुल मुगल रूलर था लास्ट, जिसको बोला जाता है औरंगजेब था। उसके डेथ के बाद जो 1707 में हुआ, अनेकों जो मुगल सूबेदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, सभी अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी रीजनल पावर इस्टेब्लिश कर लिया था, यानी अपने क्षेत्र को इंडिपेंडेंट कर लिया। और जो पहले दिल्ली पूरे मुगल साम्राज्य का शक्ति का केंद्र हुआ करता था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। ऐसा देखा गया कि 18वीं शताब्दी को उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षेत्र पॉलिटिकल सिनेरियो में ब्रिटिश एक शक्ति के रूप में सामने आ गए। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसे क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक दिन में एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बने, अपना बहुत बड़ा एरिया एक्वायर कर लिया। इस चैप्टर हम लोग इसी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हुआ कि एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी ब्रिटेन से यहाँ पे आई और यहाँ पे शासक बन बैठे। अगला टॉपिक है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना यहाँ पे कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी इस्टेब्लिशमेंट ब्रिटेन में हुआ था 1600 में, और ये ब्रिटेन की महारानी, इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसे इजाज़त दिया, जिसको चार्टर बोलते हैं। और इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि इंग्लैंड से कोई भी कंपनी यहाँ व्यापार करने नहीं आएगी, यानी ब्रिटेन से लेके कंपनी को आने की इजाज़त मिली, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। और इस आदेश के तहत एक कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों में खोज कर सकती थी, वहाँ से सस्ते यानी चीप रेट पे चीज़ें खरीद कर और उसको यूरोप में हायर प्राइस पे बेचने का काम करेगी। कंपनियों को दूसरी जो भी ब्रिटिश कंपनी थी, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनियां थी, उनसे किसी तरह का कोई कंपटीशन का डर नहीं था। और उस जमाने में व्यापार या व्यापारिक कंपनियां, वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर मुनाफा कमाती थी। उसका रीजन ये था कि उनका कोई कंपटीशन करने वाला नहीं, जब तक कोई कंपटीटर नहीं बड़ी मुनाफा कमा सकती। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस ब्रिटेन में बिना किसी प्रतिस्पर्धा के व्यापार करने के लिए भारत के आ गई। लेकिन ब्रिटिश क्राउन केवल इंग्लैंड की कंपनियों को आने से रोक सकते थे, लेकिन अदर जो यूरोप की कंट्रीज हैं, वहाँ की जो कंपनीज उनको नहीं रोक सकते। और भारत आने का रास्ता यही है, यूरोप से ब्रिटेन से केप ऑफ गुड होप या फिर साउथ अफ्रीका लास्ट पॉइंट है, ऐसे करके इंडिया पहुंचना है। तो ये बताने का प्रयास किया गया कि और भी कंपनी यहाँ पे आने शुरू हो गई। और भारत के जो सी रूट को ढूंढने का काम जो किया था, पुर्तगाल के जो डिस्कवरर थे, एक्सप्लोरर थे, वास्को डी गामा, जो 1498 में यहाँ पे आए थे।
और जो डच थे वो भी इंडियन ओशन में अपने व्यापार की संभावनाएं तलाश कर रहे थे। साथ ही साथ फ्रेंच ट्रेडर्स भी यहाँ पे सामने आ गए। तो डच, फ्रेंच, पुर्तगीज सब यहाँ पे इंडिया में व्यापार करने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपटीशन देने के लिए आ गए। समस्या ये हुई, प्रॉब्लम ये हो रही थी कंपनी में सभी एक ही तरह की सेम चीज़, सेम तरीके की चीज़ें खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए यहाँ पे आए थे। मेन झुकाव इनका था फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन, सिल्क, जो कि बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप में इसका। साथ ही साथ स्पाइसेस में पेपर यानी काली मिर्च, क्लोव, लौंग, कार्डामोम, इलायची एंड सिनामोन, दालचीनी, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। और इन्हीं के बीच कंपटीशन होने से इनका जो रेट था भारत के बाजार में बढ़ गया और इनका मुनाफा धीरे धीरे, प्रॉफिट जो है धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि यही महंगा मिलने लगा था तो वे ज़्यादा महंगे दाम पर नहीं बेच सकते थे, क्योंकि और भी कंपनी उसको सस्ते में बेचने के तैयार बैठी थी। लिहाजा अब वो आगे कैसे एक दूसरे को अलग किया जाए, हटाया जाए सामने से। तो जो व्यापार करने की कंपनियां थी धीरे धीरे अब एक दूसरे व्यापारी कंपनियों बाजारों पर कब्जा करने की होड़ लग गई, कंपटीशन शुरू। साथ ही साथ ऐसा देखा गया कि जब किसी कंपनी को मौका मिलता तो दूसरे कंपनी जहाज को डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती या माल से लदे हुए जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। और इस तरह व्यापारी हथियारों के बल पे चल रहा था। साथ ही साथ यहाँ इनको महसूस हुआ कि अब हमें व्यापारिक चौकियाँ बनानी चाहिए, किलेबंदी करनी चाहिए और अपनी बस्तियों को बनाने के लिए, फोर्टिफाई करने के लिए, व्यापार में मुनाफा कमाने की कोशिश करना। जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ में टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार, जो ट्रेड और पॉलिटिक्स को अलग करना संभव नहीं था। देखिए कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन ट्रेड इन बंगाल। तो जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री भारत में बनी वो हुगली नदी किनारे कलकत्ता में 1651 में इस्टेब्लिश की गई थी और कंपनी व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, इसलिए फैक्ट्री सर्विस होता है। और ये ऐसा प्लेस था जहाँ पे जो भी एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ें उसको इकट्ठा किया जाता था ताकि यूरोप भेजा जा सके। और साथ ही साथ यहीं पे उनका ऑफिस थे और वहीं कंपनी के ऑफिशियल बैठते थे। जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, सौदागर थे, उनको फैक्ट्री के आसपास ही बसाना शुरू कर दिया। और 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और वहीं पे मुगल जो ऑफिसर्स थे उनसे जमीन लेकर 3 गांवों को खरीद लिया। इन्हीं में से गांव था कालिका था, जो बाद में कलकत्ता और आज कोलकाता बोलते इसको जानते हैं। और कंपनी ने मुगल सम्राट, उस समय औरंगजेब थे, इस बात के तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, बिना टैक्स दिए फरमान जारी कर दें, आदेश जारी कर दें। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन, रियायत चाह रही थी और पहले से जो भी उसको विशेषाधिकार प्राप्त उसमें फायदा उठाना चाह रही थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने कंपनी को कहा था कि आप फ्री ट्रेड करिए, लेकिन जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो निजी तौर पर व्यापार करते थे, वो भी इस चीज़ का लाभ उठाना शुरू कर दिया, वो भी टैक्स नहीं दे रहे थे। और ये इसके कारण बंगाल में जो रेवेन्यू था, टैक्सेस थे, वो कम हो गए, इनकम कम हो गई।
ऐसे में जो बंगाल के नवाब थे मोहसिन कुली खां, वो विरोध किए। तो हम यही देखते हैं, हम लोग इतना आप लोग पढ़िए इसको, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।